हेलो स्टूडेंट्स, जेपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो 2015 मैथ पेपर का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन किया गया है। और इस वीडियो में पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 2015 एग्जाम में पूछा गया है और जो क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन, तो आने वाले किसी भी परीक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, आपका क्वेश्चन का फोटो भी यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे में। क्वेश्चन मिला लीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश किए हैं जगह बचाने के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर बराबर d² y dx² का घात क्या है। तो सबसे पहले कोटि और घात का वीडियो हम पहले बता दिए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का घात बताने के लिए हमको देखना होगा कि कोटि कहाँ है सबसे अधिक, कितना बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पर 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर 2 बार। तो सबसे अधिक बार कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है। तो जितना बार हुआ है वो हमारा कोटि होता है, लेकिन कोटि नहीं निकालनी है, हमको निकालनी है घात। तो देखेंगे कि इसका घात कितना है। इसका घात कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। इसका घात कितना हो गया, 1। यहीं इस सवाल में अगर पूछता कोटि कितना होता तो कोटि हो जाता 2, क्योंकि अधिकतम 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए इसमें सवाल तो दिख रहा है आपको, ऑप्शन भी दिख रहे हैं। कोटि ज्ञात करनी है, तो कोटि में और घात में यहाँ पर हम कुछ बता दिए, इसमें भी बता देते हैं कि कोटि निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है कि कितना बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अधिक से अधिक बार। तो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर 1 बार। अगर कहीं लिखा हो dy/dx तो समझेंगे क्या कि y का अवकलन 1 बार हुआ है। अगर यहाँ पर लिखा हो d² y dx² तो इसको समझेंगे क्या, है ही 2 बार अवकलन हुआ है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पर 1 बार हुआ है और यहाँ पर 2 बार हुआ है। तो हमको क्या करना है, कोटि के लिए चेक करेंगे डिफ्रेंशिएशन कितना बार हुआ है। तो 2 बार हुआ है, यहाँ पर 1 बार। तो अधिकतम कितना बार, अधिकतम 2 बार। तो हमारा कोटि का राइट आंसर क्या हो गया, 2। कोई दिक्कत नहीं है। इसी सवाल में अगर पूछता घात कितना है, इसी सवाल में, तो घात देखते अधिकतम वाला का घात कितना है, तो 1 घात पूछता तो इसका आंसर 1 हो जाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे बिंदु 102 की स्थिति सदिश क्या है, मतलब ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको नीचे में दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जानिए कि ये एक पॉइंट दिया है, इसकी हमें स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर ज्ञात करनी है। तो चलिए हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 1 3 5, हमको इसका स्थिति सदिश ज्ञात करनी है। इस सवाल को आप अपने से बनाकर सोचिए, नहीं तो इसके बाद आपका तो बनिए जाएगा। तो सबसे पहले ये होता है मेरा I वाला, ये होता है दूसरा J वाला और तीसरा होता है K वाला। बस उसके साथ में I J K लगा देंगे, वही हमारा पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश हो जाएगा। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, I का गुणांक 1 है तो गुणा करेंगे तो I, ठीक है। J के साथ 3 में गुणा करेंगे तो 3J। चलिए वेक्टर में लिख दिए। 5 को K से गुणा करेंगे तो 5K। चिन्ह सबका प्लस है तो सबको प्लस में कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, स्थिति सदिश इस पॉइंट का। लेकिन हमको इस पॉइंट का निकालना है, तो इसके साथ I के करेंगे तो I, J 0 से गुणा होकर J खत्म हो गया, यानी कि I J तो है नहीं, और K, ये I ये J ये K को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2K। सबका चिन्ह प्लस है तो सबका चिन्ह प्लस। तो हमारा राइट आंसर क्या गया, I + 2K। तो देखिए किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है क्योंकि J तो है ही नहीं, यहाँ J दिया है। इसमें देखिए I + 3K दिया है, ये भी नहीं होगा क्योंकि I + 2K होगा। तो राइट आंसर एक ही बचा, ऑप्शन डी I + 2K।
अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। ये एक वेक्टर दिया है 7i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। इसका हमें मापांक यानी कि मॉडुलस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या जानिए कि मापांक के लिए क्या करते हैं, सबका देखते हैं गुणांक 7 माइनस 2 और 2 गुणांक चेक कर लीजिए, i का j का और k का वर्ग करके जोड़ दीजिए। 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4 माइनस का वर्ग प्लस में हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, यही आपका आंसर हो गया। 49 और 8 57, वर्ग करके जोड़ दीजिए और उसको वर्गमूल में डाल दीजिए। आपका राइट आंसर आ चुका है √57, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया है। इसी को रिवाइज करने के लिए हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। -1/3 वेक्टर i प्लस 2/3 वेक्टर j माइनस 1/8 वेक्टर k, ये एक हम वेक्टर दिए हैं, इसका आपको मापांक बतानी है कमेंट करके। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 20। सवाल है 20। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नीचे भी आपको दिख रहा होगा। कह रहे वेक्टर OP बराबर इतना है, वेक्टर OQ बराबर इतना है, तो हमें PQ वेक्टर का मान ज्ञात करनी है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया है ABCD। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि PQ निकालने के लिए क्या करते हैं कि बाद वाला में से पहला वाला घटाते हैं। मतलब O से शुरू है, O से OP है, O से OQ है, तो हमको वही काम करनी है। O से बाद वाला OQ में से पहले वाला OP घटा देंगे। ठीक है, आप इसको फार्मूला की तरह यूज कर लीजिए या बहुत ही छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए। PQ के निकालने के लिए क्या करेंगे कि बाद वाला Q यानी कि OQ, O को ऐड कर देंगे क्योंकि O से वेक्टर शुरू है, तो OQ में से OP घटा लेंगे। अब देखिए OQ कितना है, OQ है 5i 4j और -3 के कैप। ठीक है, इसमें से हमको इसको घटाना है। तो देखिए 5i में से 2i घटाएंगे, i में से i घटाएंगे, j में से j घटाएंगे और k में से k। तो जब 5i में से 2i घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3i। तो इस ऑप्शन में i 3 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी 3 नहीं है, -3 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी 3i नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 3i है, ये ऐसे 4 ऑप्शन दिया है, तो ये 100% चांस है कि यही ऑप्शन होगा। मान लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पर बन गया, आपका i पर ही बन गया। अगर आप संतुष्टि चाहते हैं तो आगे निकाल के चेक कर लीजिए। i हो गया 5 में से 2 घटा तो 3i, 4j अब घटा रहे हैं, j यहाँ पर है, j यहाँ पर है, 4j में से 3j घटेगा तो 1j बचेगा, तो यहाँ पर 1j कैप लिखा है। ठीक है, k पर बात करिए, यहाँ पर -3 है, इसमें से हमको इसको घटाना है, तो -3 में और -4 को घटाना है। क्या मतलब -3 में -4 को क्या करना है, घटाना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, k के साथ मतलब k। ठीक है, तो k आएगा, केवल k तो आया है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, बस i को चेक करते हैं। बस i को हम चेक किए और 2 सेकंड 3 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आगे से कभी भी आपको PQ निकालना होगा तो क्या करेंगे, बाद वाला यानी कि OQ में से OP को घटा लेंगे। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के 21। क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक वेक्टर दिया है, यहाँ पर एक वेक्टर दिया है का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है हमको, अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल ज्ञात करने क्या करते हैं, वही बात, i का गुणनफल यहाँ पर है तो गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या था, हमको मान निकालना था एक वेक्टर का, तो घटा कर निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर गुणा करना है तो जस्ट i का गुणा i से करेंगे, j का गुणा j से करेंगे और k का गुणा k से करेंगे। k का गुणा नहीं, उसके गुणांक का गुणा करेंगे। मतलब i का गुणांक यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर i का गुणांक क्या है 3, दोनों प्लस में है तो 5 तिया 15। ठीक है, शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो शॉर्ट में बनाएंगे, जल्दी से जल्दी हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को परीक्षा में क्या कर पाएँ, टच कर पाएँ। तो i का गुणांक 5, यहाँ पर i का गुणांक 3, तो 5 तिया 15 गुणा करके लिख दिए। यहाँ पर अब j पर आइए, यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर -4 है, तो 1 और -4 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब k पर आइए, यहाँ पर k का गुणांक -3 है, यहाँ पर k का गुणांक 7 है,
तो जब -3 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जब जोड़ घटा गुणा होगा तो बचपन में पढ़ चुके होंगे। तो -3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -21। बस इसको हल करिए और आपका आंसर आ गया। तो 15 का 15, 21 4 25, 15 में से 25 घटेगा तो राइट आंसर -10। कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाव है, बिल्कुल ईजी है। तो इस सवाल का राइट आंसर आ गया -10, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, मुँह जबानी आप इसको हल कर सकते हैं। 5 तिया 15, ये -4 और ये -21, 21 और 4 25 माइनस में, 15 प्लस में, 25 माइनस में और 15 प्लस में, मतलब 10 माइनस में हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए 22। क्वेश्चन है a डॉट बी बराबर 0, मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। तो a और b में हमको संबंध बतानी है कि a और b लंब है कि समांतर है, कि दोनों को जोड़ने पर 0 वेक्टर आ रहा है, कि दोनों को अंतर करने पर 0 वेक्टर आ रहा है। हमको इसका संबंध बतानी है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और इसका मान दिया है 0। इसका मान कितना दिया है? 0। तो कॉस थीटा को हमको सबसे पहले छोटा सा ट्रिक समझिए कि कॉस थीटा का मान 0 कहाँ पर होता है। आप ये त्रिकोणमिति में पढ़ चुके होंगे। कॉस थीटा का मान 0 90 डिग्री पर होता है। तो जैसे ही डॉट आया, डॉट मतलब अदिश गुणनफल, तो डॉट आया तो कॉस का संबंध रखेंगे, और यहाँ पर क्रॉस आया सदिश गुणनफल तो साइन का लेंगे। तो डॉट आया तो कॉस में देखेंगे, कॉस में 0 कितने पर होता है? 90 डिग्री पर, मतलब दोनों आपस में लंब है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान समझने का तरीका। a डॉट बी बराबर 0 है, तो 0 कहाँ पर होता है? तो 90 पर होता है। किस में? तो कॉस में। तो दोनों 90 पर होता है, तो दोनों लंब है, मतलब राइट आंसर a। दोनों आपस में लंब है, मतलब ये आपका वेक्टर a हो गया और ये आपका वेक्टर b हो गया। ये वेक्टर b और ये वेक्टर a, ऐसे दोनों आपस में क्या है? लंब है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। बहुत ही बार बार ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि दोनों लंब है तो आंसर क्या होगा। ऐसा सवाल आता है कि वेक्टर a लंब वेक्टर b, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान क्या होगा। तो बस वहीं आपको देखना है कि दोनों लंब है, डॉट है तो लंब है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और डॉट है तो कॉस का, कॉस 90 का मान 0, तो आपका राइट आंसर 0। ये देकर ये पूछ लेता है या ये देकर ये पूछ लेता है। इस सवाल को आप चटनी बना दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 और 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन लिख रहा है i डॉट j का मान क्या होगा। तो हम अभी बोले कि जब भी डॉट दिखे तो आपको कॉस का चक्कर में जाना है। i डॉट j, यहाँ पर लिख दिए i डॉट j, तो क्या होता है? i का मापांक j का मापांक इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले ये जाने कि i और j के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण रहता है। i और j के बीच में कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। और cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 0। बिल्कुल इजी। i और j आपस में लंब होते हैं तो थीटा का मान 90 डिग्री और cos में 90 का मान क्या होता है? 0। बिल्कुल ही एक ही कंसेप्ट है। डॉट आए तो cos का संबंध रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 24। वेक्टर k क्रॉस वेक्टर j का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिख रहा है, 0 1 i और -i। तो सबसे पहले ये जानिए, चलिए यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल तो नहीं है, सर्कल है, लेकिन चलता है ट्रायंगल के नियम से। यहाँ पर रख दिए i, यहाँ पर रख दिए j, यहाँ पर रख दिए k। अगर i और j में हो तो k आ जाएगा आंसर। क्रॉस, ये केवल क्रॉस के लिए है। क्रॉस मतलब गुणा का चिन्ह देखे तो i और j में क्रॉस हो तो आंसर k आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? k और j। तो देखिए ऐसे चलेगा तो आंसर प्लस में रहेगा, और ये मेरा तीर के उल्टा अगर चले तो माइनस में होगा। तो देखिए i j k, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? k j। तो देखिए k के बाद i आना चाहिए, लेकिन k के देखिए k के बाद तीर के अनुसार i आना चाहिए तो आंसर j होता है, लेकिन k के बाद j आ रहा है, उल्टा हो जा रहा है तो चिन्ह माइनस।
और के जे में पूछ रहा है तो आंसर आई होगा। ठीक है, ऐसे आपको प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए, अगर आई क्रॉस के पूछे तो आंसर क्या होगा। देखिए, आई के बाद जे होता है, लेकिन हमको पूछा क्या है, आई के बाद के, मतलब उल्टा कर दिया तो चिन्ह माइनस, लेकिन आई और के में संबंध है तो आंसर अगला जे होगा। ठीक है, यही पूछे अगर आई क्रॉस जे का मान क्या होगा। यहाँ पर डॉट में दिया है, यहाँ पर क्रॉस में बता दे रहे हैं। तो आई जे का मान क्या होगा, क्रॉस में है तो क्रॉस में इसी सिस्टम चलेंगे, हमको इस दिशा में चलना है। आई जे, आई के बाद जे आता है तो सही है, चिन्ह प्लस में है। आई के बाद जे आता है, चिन्ह प्लस में है, और आई के बाद जे इधर अगला क्या मिला, के, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप इस सिस्टम को आप समझ गए होंगे। इस दिशा में मिले तो चिन्ह प्लस, और आई जे में संबंध हो तो के वाला आंसर, मतलब दोनों को छोड़कर तीसरा आंसर होगा। आई जे के 2-3 ही तो है ही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। सवाल है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। समझना है सबसे पहले ए कि वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा। ये एक लाइन हो गया, मान चलिए हम वेक्टर ए इसको रख लिए नाम। तो एक ही व्यक्ति को 4 नाम से बोलिएगा तो व्यक्ति तो वही होगा, चाहे 4 बार वेक्टर ए कह दे, चाहे 4 बार राम 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 कह दे, व्यक्ति तो वही है, उसी को हम 4 नाम बार बोल रहे हैं, राम राम, मतलब वही है। तो वहीं से उसी पर एंगल जो थीटा है वो हमारा 0 डिग्री होगा। समान सदिश का समान सदिश पर 0 डिग्री का कोण बनता है। कोण हम क्यों निकाले, क्योंकि इसका मान निकालने के लिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का जब हल करेंगे तो क्या होता है, वेक्टर ए का मापांक फिर वेक्टर ए का मापांक इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री रख दिए। वेक्टर ए और वेक्टर ए मतलब स्क्वायर हो जाएगा, मापांक का स्क्वायर। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो मल्टीप्लाई होकर इतना ही होगा। चाहे तो आप इतना लिख दिए, चाहे आप ए स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। अब हमारा डिपेंड करता है कि आंसर क्या है। 0 नहीं होगा क्योंकि ये तो कोण है, मान नहीं है। 1 नहीं होगा, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 यानी कि 26। सवाल है y अक्ष की दिक् कोज्या होती है। दिक् कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन, कॉस, इसमें कॉस का यूज होता है। तो y अक्ष का पूछा है, हम तीनों अक्ष का बता देते हैं। दिक् कोज्या, यहाँ पर x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, सबका दिक् कोज्या हम बता देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक लाइन और मार दिए। दिक् कोज्या मतलब आपको समझना है कॉस। कोज्या का इंग्लिश मतलब कॉस थीटा जो होता है उसका हिंदी होता है कोज्या, साइन थीटा का हिंदी होता है जया। यहाँ पर कोज्या है मतलब कॉस, और हमेशा थीटा का मान रखना है 0 डिग्री। दिक् कोज्या निकालने के लिए थीटा का मान रखना है 0 डिग्री। किस में, x पूछेगा तो x में, y पूछेगा तो y में, z पूछेगा तो z में। और cos 0 का मान कितना होता है, 1। थीटा का मान 0 रख दिए तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो x में 1, y पूछेगा तो y में 1, z पूछेगा तो z में 1। समझे, दिक् कोज्या मतलब 1, किस में 1, जिसने पूछा उसी में 1, बाकी सब 0। बारी सब के कहानी खत्म, जिसने पूछा वो 1 नंबर 1, दिक् कोज्या बाकी सब 0। तो x में पूछा तो x 1, बाकी दोनों 0। ऐसे ही बताइए, y में पूछेगा तो y 1, बाकी दोनों 0। z का पूछेगा तो z 1, बाकी दोनों 0। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। अभी सवाल का आंसर आप बता सकते हैं देखकर। y का पूछा है तो y में 1, तो y में 1 है नहीं है, y में 1 है नहीं है, y में 1 मिल गया, बाकी दोनों 0 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सवाल है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो DRS ज्ञात करनी है। तो समझिए, सबसे पहले दिक् अनुपात ज्ञात करने के लिए या हम इसको छोड़ते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं अपने से। जैसे
चलिए हम लेते हैं 1 2 3, एक पॉइंट ले लिए, मान चलिए ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट ले लिए बी, 4 5 6। हमको इसका DRS यानी कि दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला होता है बाद वाला में से पहले वाला को घटा लीजिए। तो सेम पहला वाला पहला से घटेगा, दूसरा वाला दूसरा से घटेगा, तीसरा वाला तीसरा से घटेगा, यही हमारा दिक् अनुपात होता है। ठीक है, तो चलिए बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं। तो 4 में से घटेगा तो 3, 5 में से 2 घटेगा तो 2, 6 में से 3 घटेगा तो 3। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे तो क्वेश्चन x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो दिक् अनुपात का सूत्र आप जान लीजिए, इतना होता है। अब थोड़ा इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ये तो दोनों में जोड़ने में कोई मतलब का नहीं है। ये जो फार्मूला देख रहे हैं b, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का मतलब होल स्क्वायर, जो देख रहे हैं ये हमारा दूरी सूत्र है। ये क्या है, ये दूरी सूत्र का फार्मूला है। और जो ये देख रहे हैं ये भी एक फार्मूला ही है, x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2। ये फार्मूला है 3D में दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु, यानी कि ये मध्य बिंदु का नियामक का फार्मूला है। तो तीनों ऑप्शन के बारे में बात कर लिए। ये आपका दिक् अनुपात हो गया, ये आपका मध्य बिंदु हो गया और ये आपका दूरी सूत्र का फार्मूला हो गया। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन 28 पर आते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नीचे भी क्वेश्चन आपको दिए हैं। सवाल है 2 पॉइंट दिया है और इसका मध्य बिंदु हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिए हैं, मध्य बिंदु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले पिछला क्वेश्चन में तुरंत बताएं कि मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2, इसी प्रकार y1 + y2/2 और z1 + z2/2। मतलब दोनों x को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 पॉइंट दिया है, पहला x होता है, दूसरा y होता है और तीसरा z होता है। दोनों x को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, दोनों y को जोड़कर 2 से भाग दीजिए और दोनों z को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। चलिए जोड़ते हैं बिना किसी फार्मूला के, डायरेक्ट ऑप्शन हिट करते हैं। हमको दोनों x को जोड़ना है, तो 2 और 8 जोड़ दिए 10, भाग देना है 2 से। तो 10 में 2 से भाग देंगे तो आंसर होगा 5, होगा ना। तो पहला 5 ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी 5 नहीं है, ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि 5 है। x हो गया। अब y पर आते हैं। y यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3 है। तो 3 और -3 को जोड़ेंगे तो 0 हो गया। और 0 में चाहे किसी संख्या से भाग दें, 2 से भाग दें या 3 से भाग दें, 0 और -3 को जोड़े तो 0 आ गया। 0 में 2 से भाग दें तो आपका आंसर 0, यानी कि y का मान 0 आ गया। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, यहाँ पर y 0 नहीं है इसलिए ये भी कट गया और मेरा राइट आंसर D 506 आपका मध्य बिंदु हो गया। इसी आधार पर अगर हम क्वेश्चन बोलें 1 2 3 और 5 6 7 का मध्य बिंदु क्या होगा, तो आप जल्द से बता दीजिएगा कि 5 1 6 और 6 क्या दिया 3, 2 6 8, 8 का 2 से भाग देंगे 4, 3 7 10, 10 का दिया 5, ये आपका मध्य बिंदु हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 29। करें 2 रेखा का दिक् कोजिया L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिया है। 2 रेखा का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है विस्तार में, हम शॉर्ट करके लिखेंगे। तो कोजिया अर्थात cos थीटा का मान आपको ज्ञात करनी है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले ये जानिए कि cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही उपयोगी है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। उसको बताने का प्रयास करते हैं हम। यदि दिक् कोजिया L1 M1 N1 और L2 M2 N2 LMN, यहाँ पहला रेखा है, इसका दिक् कोजिया मतलब DCS L1 M1 N1 और दूसरी रेखा है इसका है L2
m2n2। तो इसका cos थीटा का एक फार्मूला होता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। दोनों का गुणा करिए L1 L2, m को गुणा करिए m1 m2, n को गुणा करिए n1 n2, बीच में प्लस। यही आपका cos थीटा का फॉर्मूला है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन 30। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है, तल दिया है, तल का ये एक समीकरण है, तल का प्लेन का, और हमें अभिलंब का दिक् अनुपात ज्ञात करनी है। तो अभिलंब का दिक् अनुपात आप देख कर बता सकते हैं। ये जो दिया है यही हमारा दिक् अनुपात है, x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, यही हमारे तल का दिक् अनुपात होता है। तो 7 4 -2 आपका दिक् अनुपात है। तो किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें है 7 4 -2। तो आपका राइट आंसर 30 का बी। सेकंड के अंदर बता दीजिएगा, बस देख कर, कुछ नहीं करना है, कुछ फॉर्मूला नहीं याद करनी है। आपका राइट आंसर अभी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ हमारा ये पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 16 से 30 यानी कि 16 से 30 तक का सॉल्व करेंगे, हमने कर लिया है। पार्ट 1 पहले से बना दिए, ये पार्ट 2 आज कंप्लीट हो गया। तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी कल्याण हो सके। और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय संतोष सागर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो मेरा ग्रुप आएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, देख लीजिए। इस पर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ 30 क्वेश्चन से आगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, हैव ए गुड डे, थैंक यू।